हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हम अपने एक हम वतन दोस्त जाकिर अली त्यागी से बात कर रहे हैं। जाकिर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा चलें बस इतना बता देती हूँ, बाकी हम उनसे सुनेंगे कि ये पिछले कई सालों से जो हमारे मुल्क में बहुत ही मतलब एट द एंड जिन जिन कानून को या जिन कवानीन को लागू किया जाता है वो आजकल इतने आम हो गए हैं कि वो किसी को भी उठा के उन कानून के तहत बंद कर देते हैं, चाहे उनका कोई प्रूफ हो न हो, उन्होंने कुछ किया हो ना किया हो, सिर्फ शक की बुनियाद पर। और उनको जेलों में रखा जा रहा है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, उनके कैरियर खराब हो रहे हैं, यंग बच्चों को, मुसलमानों को खासतौर से। और हमने देख भी लिया है कि अभी तबलीगी जमात के साथ क्या हुआ, या वो जो अभी 120-22 लोग छोड़े गए थे 20 साल के बाद। तो एक पूरी नस्ल जवान होकर सामने आ जाती है और कानून का बेजा इस्तेमाल करने वालों को ये अंदाजा नहीं होता है कि हम दूसरे की जिंदगियों से खेल रहे हैं, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी। सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत खैर मकदम आपका जाकिर, आपने हमें टाइम दिया। हम आपकी कहानी ज़रूर सुनना चाहेंगे और शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों तक, हमारे जो ऑडियंस हैं यहाँ साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में और अराउंड द ग्लोब। तो आप बताइए कि ये पहला वाक़या जब आपके साथ हुआ था, शायद गाउस लेटर के लिए आपको बंद किया गया था यूएपीए में, वो क्या वाक़या था और उसका क्या हकीकत है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और जो मुझे जेल में बंद करने का और जो मेरे जीवन को खतरे में डालने का, मुझे अपराधी घोषित करने का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो 2017 से हुआ है। वो 2017 कि जिसमें योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के बतौर सीएम के रूप में शपथ ली थी। जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली तो शपथ ग्रहण करने के उसी हफ्ते के दौरान उसने अपने गोरखपुर में संसदीय क्षेत्र में एक भाषण दिया था और जिसमें कहा था कि गुंडे बदमाश यूपी छोड़कर चले जाएं, वरना उनकी दो ही जगह होंगी, या तो जेल या वो जगह जहां पर कोई भी नहीं जान चाहेगा। यानी योगी आदित्यनाथ ने जिन लोगों पर केसेस दर्ज हैं उनको सीधी सीधी धमकी दी थी कि या तो हम आपको ठोक देंगे या फिर आपको जेल में रहना होगा या फिर आप उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाइए। अब मैं क्योंकि एक अपने भारत का जिम्मेदार नागरिक हूँ और मुझे मालूम था कि अगर टारगेट भी करेंगे तो किनको करेंगे। हमेशा से हर किसी भी तरह से किसी भी चीज को लेकर जब टारगेट होता है तो वो देश का अल्पसंख्यक समुदाय ही होता है, मुसलमान ही होता है। तो उसी पर योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर मैंने पलटवार करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था जिसमें लिखा था कि मेरी क्या मजाल योगी जी जो आपको कह सकूं कि आप पर भी 28 मुकदमे हाँ, दर्ज हैं करेक्ट करेक्ट। जिनमें 22 बहुत गंभीर हैं। हम्म। बस आलोचना करता तो अब इस मुल्क में खेल जुर्म हो ही चुका है। जरूर हो ही चुका और है। यूपी पुलिस ने मुझको गिरफ्तार किया और बाकायदा मुझ पे सेडिशन लगाया, देशद्रोह लगाया और हम्म, मुझको गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर की जेल में 42 दिनों तक रखा। हम्म, उसके बाद मैं डर गया था जेल में कि अब मैं कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं कोई सरकार के खिलाफ नहीं लिखूंगा। हम्म, वो मैं डर इसलिए गया था क्योंकि जब पुलिस ने मुझको अरेस्ट करके कोतवाली में रखा था तो हम्म, कोतवाली में पुलिस ने मेरे साथ में मारपीट नहीं की, बल्कि बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के गुंडों को रात को 2 बजे बुलाकर कोतवाली में मेरे साथ मारपीट कराई जाती है। और ये जब वो मुझसे ये कहते हैं कि तुझे तो पता कल चलेगा जब लोग तेरे घर पे पत्थर बरसाएंगे और तेरे घर में आग लगाएंगे और ये कहेंगे कि इसका बेटा आतंकवादी बना है इसलिए इसके घर में आग लगा दी जाए। मैं उसकी वजह से डर गया था। और हम्म, वो 42 दिन में उसी खौफनाक रात को याद करते करते मैंने जेल में गुजारे। और हम्म, मैं डर गया था कि बाहर स्मार्टफोन भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, सरकार के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं लिखूंगा। लेकिन जब मैं जेल से रिलीज हो जाता हूं तो उसके बाद भी मुझ पर एक दो एक्ट लगा दिया जाता है। हम्म, फिर उसके बाद मैं डरना बंद कर देता हूं कि अब तो लड़ेंगे या हम्म, फिर मरेंगे, करेक्ट। सिर्फ यही दो काम करने हैं, या हम्म, तो लड़ेंगे या मरेंगे। हम्म, क्योंकि मेरे साथ साथ और भी बहुत लोग थे जिन पर केसेस दर्ज होने लगे। फिर मैं उन लोगों को वकीलों की, मेरे पास में एक टीम पूरी जो है, मुझसे कांटेक्ट किया कि आपको अगर लीगल हेल्प की जरूरत है तो हमें बताइएगा, या किसी और अन्य किसी को भी जरूरत पड़े तो हमें बताइएगा। तो मैं उन वकीलों की केस की टीम में शामिल हो गया
और जो भी लड़के उत्तर प्रदेश में खासकर जो भी मुस्लिमों को गिरफ्तार किया जाता था, मैं उनकी फैमिली से तुरंत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता हूँ अभी भी, और हुँ, उनको लीगल हेल्प जो भी उनको ज़रूरत होती है वो उनको दिलाने की कोशिश करता हूँ। फिर साल 2019 में एनआरसी सीएए के खिलाफ देश भर में आंदोलन हुआ, और हुँ, खासकर ये जो कानून जो नुकसान कर रहा था, हुँ, एनआरसी और सीएए जो ये हिंदुस्तान में लाए हैं, वो नुकसान खासकर मुस्लिमों को ही जो है भेज रहा है, क्योंकि असम के जो बड़े-बड़े लीडर हैं, मुस्लिम लीडर हैं, हुँ, पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली का भी एनआरसी की लिस्ट से जो है नाम बाहर कर दिया। अब जब एक पूर्व राष्ट्रपति का नाम एनआरसी में जो है बाहर किया जा सकता है, उनको विदेशी घोषित किया जा सकता है, तो हम तो एक हाँ, अदना से इंसान हैं, हम तो आम नागरिक हैं। बिल्कुल, उनका तो न्यूज़ में भी आ गया, न्यूज़ में आया तो उसमें अधिकारियों ने माफ़ी माँगी, और माफ़ी माँगने के बाद उनको घोषित कर दिया कि हाँ, ये भारतीय हैं, वो मिस्टेक हो गया था हमसे। हुँ, अब हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता, तो दिल्ली में शाहीन बाग में, हिंदुस्तान के हर कोने पर, हर जिले में, हर शहर में, हर जगह शाहीन बाग बन चुका था, और हुँ, जहाँ से मुझे फ़ोन कॉल्स आने लगे, मैं हर उस प्रोटेस्ट का हिस्सा होने लगा। मैं वहाँ पर स्पीच देने लगा, मैंने इस कानून को समझा, जाना। जब मैं वहाँ पर स्पीच देता रहा, और मैं एक बाकायदा शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था उसके ऑर्गेनाइज़र की लिस्ट में भी शामिल रहा। तो लॉकडाउन लगने के कारण जब मैं मेरठ में अपने घर पे आता हूँ, तो बीजेपी के सांसद, एमपी, एमएलए और लोकल लीडर्स को पता चल जाता है कि ज़ाकिर अली त्यागी अपने घर पे आया हुआ है। हुँ, पहले ही कोई काउंसलर के केस में अज्ञात में एफआईआर दर्ज थी। अज्ञात मतलब कि हुँ, उसमें किसी का कोई नाम नहीं था, घटना हुई थी, उसमें एफआईआर दर्ज हो गया, और उसमें पुलिस को नहीं मालूम कि ये किसने किया, तो पुलिस ने वो अज्ञात में कि किसी को भी उठा के उसमें जेल भेजा जा सकता है। ओके, तो 1 मिनट मुझे आप ये बताओ कि यानी वो आपके ऊपर डायरेक्ट नहीं था या आपको कुछ गा ले जाते हुए पकड़ा नहीं गया था? उसमें आपको नो, 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 नो। हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ। हाँ, अज्ञात में जो हो जाता है ना कि अननोन एफआईआर दर्ज हुआ है, हुँ, उसमें हुँ, किसी का हुँ, नाम नहीं है। तो उसमें पुलिस ने मुझको उठा के पुलिस स्टेशन ले गई 25 अगस्त 2020 में। हुँ, मैं पूरी रात पुलिस का इंतज़ार करता रहा कि शायद इनके बड़े अफ़सर आएँगे, वो मुझसे पूछताछ करेंगे। जब तक भी मुझे यही लग रहा था हुँ, कि मुझे योगी आदित्यनाथ को लेकर जो मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मोदी को जो क्रिटिसाइज़ करता हूँ, इसलिए मुझे अरेस्ट किया गया है। लेकिन सुबह जब मेरे गाँव के लोग, और ख़ासकर इसमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुँ, बात यह भी है कि जिसकी तरफ से वो एफआईआर दर्ज कराया गया था, जो एक हिंदू था, उसने हुँ, एफआईआर दर्ज कराया था कि मेरे खेत में किसी ने गोकशी किया है, गाय काटा है। हाँ, वो हाँ, खुद हाँ, मुझे हाँ, छुड़ा हाँ। वो खुद मुझे छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचता है कि ओह जाकिर को तो माय आपने गॉड! फँसाया है। हाँ। यानी कंप्लेन करने वाला खुद मेरे समर्थन में था कि जाकिर को मैं जानता हूँ, वो स्टूडेंट है, हम खुद उसे सपोर्ट करते हैं। और उसको तो बीजेपी के लीडरों ने फँसाया है, और पुलिस और लीडर्स मिलकर फँसा रहे हैं। हुँ, लेकिन पुलिस ने उसको भी भगा दिया। बाकायदा एफआईआर दर्ज कराने वाले ने, शिकायत दर्ज कराने वाले ने दावैर को स्टेटमेंट दिया, अरफ़ा खानम शेरवानी को स्टेटमेंट दिया, हुँ, जिसमें उसने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने जाकिर को फँसाया है, वरना जाकिर का इन चीज़ों से जो है कोई ताल्लुक नहीं है, और जाकिर को जो फँसाया गया है, वो इसी वजह से फँसाया गया है, क्योंकि वो हमेशा समाज की, अल्पसंख्यक समुदाय की बात करता है, हुँ, मुस्लिमों की बात करता है और उनके लिए काम करता है। फिर मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पहले से ही काम कर रहा हूँ, जैसे एनसीएचआरओ, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए का जो वायलेशन होता है उनके लिए काम करती है। हुँ, उस उसी के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश में देखा कि लगभग 7,000 के करीब योगी आदित्यनाथ के सरकार में कस्टोडियल डेथ हुए, जिसमें एनकाउंटर्स भी आते हैं, वो भी कस्टडी डेथ माने जा रहे हैं। वेरी और 6,700 के करीब, हाँ, 6,700 के करीब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 7,000 के करीब, जो एक रिपोर्ट है वो कहती है कि उत्तर प्रदेश में 7,000 के करीब लोगों की कस्टडी में डेथ हुई है। मैं उसमें पहले तो कदम नहीं रखा, लेकिन 2021 की शुरुआत से अब तक यानी जून 6 महीने हो गए हैं। जुलाई चल रहा है, लेकिन जून तक का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं, तो 9 लोगों की कस्टडी में डेथ हुई है, जिसमें एक मामला ये भी है कि उन्नाव में एक फैजान नाम का लड़का आम बेच रहा था रेहड़ी लगाकर, और हुँ, हुँ, पुलिस उसको हुँ। लॉकडाउन का हवाला देकर पुलिस करेक्ट, स्टेशन ले करेक्ट, जाती है करेक्ट। हाँ, और उसको मार देती है। हाँ, फिर हाँ। उसमें एक मामला जियाउद्दीन का है कि पुलिस पकड़ने किसी दूसरे जियाउद्दीन को जाती है, लेकिन गलती से उसके हाथ दूसरा जियाउद्दीन हाथ लग जाता, मतलब उसका हाँ। हमनाम हाथ लग जाता। हुँ, हुँ। पुलिस स्टेशन ले जाकर इतना मारती है कि उसकी रातों रात ही पुलिस स्टेशन में, मतलब पुलिस की पिटाई से मौत हो जाती है।
इन कस्टडी में जो डेथ हुई थी, इन कई मामलों को मैंने एनएचआरसी में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में मैंने फाइल कंप्लेन किया, इनकी कंप्लेन की, वो हुँ, पब्लिक भी हुई। बस उसी के बाद से इन्होंने मुझे फिर से टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि एनएचआरसी ने उन मामलों में संज्ञान भी लिया और एनएचआरसी उन मामलों में जमीन पर जाकर जांच भी कर रहा है और पुलिस से वो तमाम रिपोर्ट्स मांगी हैं जो पुलिस के पास मौजूद नहीं है और पुलिस नहीं दे पाएगी। बस यही कारण था कि पुलिस ने अभी मुझ पर 24 जून को हुँ, गुंडाज एक्ट लगा दिया है, यानी कि मुझे जिला बदर करने की पूरी कोशिश पुलिस कर रही है। मेरे पास 12 जुलाई तक का वक्त है, उसके बाद देखेगा, अगर अदालत हमारे साथ में, अगर हमारी दलीलों को मानती है तो ठीक रहेगा, अगर हमारी दलीलों को न मानकर पुलिस की दलीलों को सर्वोपरि रखती है तो फिर हमें हाई कोर्ट जाना होगा और हुँ, उससे पहले हमें उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा। और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए थे हुँ, अप्रैल के महीने में। हुँ, हुँ, उस चुनाव में भी मुझे एक नोटिस भेजा जाता है। जब मैं फर्स्ट बार 2017 में जेल गया था तो मेरी उम्र महज 17.5 साल थी। बालिग भी नहीं था उस वक्त में हुँ, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। और अब मुझको उत्तर अभी पूरे इलाके में चर्चा है कि जाकिर अली त्यागी एक ऐसा बच्चा है, एक ऐसा लड़का है कि जिसको पुलिस ने बहुत ही कम उम्र में नोटिस भेजा है और ये कहा है कि आपसे हमें खतरा है कि आपको गांव छोड़ना होगा। ओह माय गॉड! इलेक्शन को लेकर जो मुझे नोटिस भेजा गया। कुछ गड़बड़ तो ना कर बात यही है कि इनके खिलाफ बोलेंगे तो यूएपीए लगेगा, सेडिशन लगेगा। हुँ, और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी है कि जब मुझे फर्स्ट बार गिरफ्तार किया गया था, हुँ, तो एक धारा थी जो 2006 में बनी थी, आईटी एक्ट 66 ए। हुँ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च 2015 में यह कहते हुए असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया था हुँ, कि यह धारा देश के नागरिकों की आजादी पर हमला करती है, हमला करती इसलिए इस है। धारा को कानून से हटा दिया जाए। उसके बाद भी 2017 में पुलिस, यानी उस धारा के असंवैधानिक करार दिए जाने के 2 साल बाद भी वो धारा मुझ पर लगाई जाती है। और यानी ये कानून को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में 2014 से 2019 तक 5,996 लोगों पर यूएपीए दर्ज किया गया है। यदि आप वो देखेंगे कि वो यूएपीए किन-किन लोगों पर दर्ज किया गया है, तो उनमें से 77% लोग वही हैं जो मुस्लिम हैं और जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट खिलाफ करते बोलते हैं। हैं। हुँ। और उनमें से कुछ लोग, गिरफ्तारी बहुत कम लोगों की हुई है। हुँ, गिरफ्तारी मतलब 6,996 लोगों पर यूएपीए लगा है, तो हुँ। गिरफ्तारी कम से कम 1,000 लोगों कितने की लोगों हुई, को यानी लगा है? 5,000 हमारे लोगों। पास तो सिर्फ ये रिपोर्ट है कि शायद 250, 300, 400 लोग हैं जिन पर लगाया हुआ है यूएपीए और दिस एंड दैट। और ये आप कह रहे हैं मैं 6,000 तो बहुत हो गए। हाँ, वो मैं आपको रिपोर्ट्स भेज दूँगा और हाँ, बीबीसी की खुद की रिपोर्ट है जो अभी फरवरी में ही हाल ही मुझे में की डाटा थी। चाहिए सारा, वो सबके नाम हाँ, वो चाहिए। हाँ, बेफ़िक्र रहिएगा, मैं आपको वो दूँगा। हाँ, और तो 5,996 लोगों पर यूएपीए लगा है बाप और रे! 99 हाँ, और 97 लोगों पर सेडिशन दर्ज किया गया है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में लगभग 250 के करीब मुस्लिम युवकों पर एनएसए लगाया गया है, जिसमें से 192 एनएसए को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और बाकायदा योगी आदित्यनाथ को लताड़ भी लगाई और ये कहा कि आप एनएसए जैसे कानून का दुरुपयोग कर रहे दुरुपयोग हैं। कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स। हाँ, और आप मैडम, आप अमेरिका में रहते हैं शायद, अमेरिका हुँ, में है, हाँ लेकिन मैं जी। आपको एक चीज और बता दूं कि एनएसए क्या होता है। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, हुँ, रासुका, हुँ, हुँ। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। अगर हम राष्ट्र की सुरक्षा में सेंधमारी करते हैं, अगर हम राष्ट्र की सुरक्षा के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, अगर हम किसी आर्मी के कैंप में घुसते हैं, तो हम पर एनएसए लगेगा। लेकिन बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी युवक पर बलात्कार का आरोप लगा तो हाँ, योगी आदित्यनाथ सरकार ने उस पर भी एनएसए लगाया है। हुँ। बलात्कार के आरोपी पर भी एनएसए लगाया है, अगर वो मुस्लिम है या अगर वो दलित है। मुस्लिम है। हुँ। जी हाँ, मुस्लिम है। हुँ, कई मामले मेरे पास हैं और ये मुझको कविता कृष्णन एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने मुझे भेजा अभी इसी हफ्ते कि हुँ, मैं किताब लिख रही हूँ और मुझे बहुत ही जो है दुःख हुआ कि एनएसए सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों पर चलिए लगा दीजिए, आपको लगता है कि इनसे खतरा है। हुँ। लेकिन बलात्कार करने वाले को, यानी बलात्कार के आरोपी पर आप एनएसए कैसे लगा सकते कैसे हैं? लगा सकते हैं? बलात्कार नहीं अगर बलात्कार को आप मुसलमान है राष्ट्र की तो क्यों सुरक्षा नहीं? से कैसे। अगर हाँ, मुसलमान राष्ट्र है की तो क्यों सुरक्षा। नहीं? हाँ, और
मैंने एनआरसी और सीए प्रोटेस्ट में देखा था कि मुजफ्फरनगर में जब 23 दिसंबर 2019 को आंदोलन हुए एनआरसी और सीए प्रोटेस्ट के खिलाफ, पूरा भारत बंद का ऐलान किया गया था और उसमें प्रोटेस्ट हुए, तो मुजफ्फरनगर की पुलिस बीजेपी के गुंडों को लेकर मुस्लिम घरों में घुसती है और मुस्लिम महिलाएं उनको घरों में मिली और एक सभी को एक साथ जो है डंडे बजाती है, उनके घर में एक फ्रिज तक का नहीं छोड़ा, एक सोफा तक का नहीं छोड़ा, तोड़ फोड़ कर दिया गया। उनकी बेटियों के रिश्ते फिक्स थे, शादियां करनी थी, दहेज के लिए सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था, पुलिस ने वो लूट लिया और बाकायदा वो सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुए, तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी तोड़ दिए। मुझे मैंने देखे थे वो वीडियो। हाँ। तो नहीं नहीं, इसमें तो जी बहुत जी। बहुत बड़ा। अच्छा, आप बताओ, जब इस तरह के केसेस में खासतौर से जो हमारी माइनॉरिटीज हैं और मुसलमान, दलित, इन लोगों को जब लेके जाते हैं जेल में, तो उनका क्या क्या उनका अंदर क्या माहौल होता है, किस तरह बिहेव करते हैं पुलिस वाले या जो अथॉरिटीज हैं, उनकी लैंग्वेज क्या होती है, वो किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं? देखिए, ये एक पुलिस एक ऐसा महकमा है कि इसने कभी भी किसी नागरिक को सम्मान नहीं दी। अगर इसने सम्मान दिया है तो सिर्फ वीआईपी व्यक्ति को या वीवीआईपी व्यक्ति को उसके सामने ही झुकने का काम किया है। लेकिन हम जैसे एक्टिविस्ट को जो पुलिस के साथ में जो सफर शुरू होता है वो घर से लेकर और जेल तक का सफर होता है। और पुलिस सबसे पहले क्या करता है कि गिरेबान पकड़ती है, और गिरेबान पकड़ते ही जब मेरे घर पे अभी 25 अगस्त 2020 में आई थी, तो मुझे तो पकड़ लिया पुलिस ने, चारों तरफ से घेर लिया, और मुझे घेरने के बाद भी वो मेरी माँ को, मेरी बहनों को, मेरी भाभीियों को उनके साथ में बदतमीजी की, उनको गालियां दी। और मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा भी था क्योंकि वो गालियां मेरे सामने ही मिल रही थी और वो गालियां मेरी वजह से मिल रही थी क्योंकि मैं सरकार के खिलाफ काम करता हूँ, सरकार की हर गलत नीतियों पर सवाल उठाता हूँ। पुलिस जब गाड़ी में बिठा लेती है तो वहां पर भी वो मारपीट करते हैं, और अगर मुस्लिम है तो उसको बेरहमी से बहुत ज्यादा मारा जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि पुलिस ने मुजफ्फरनगर के केस में जो उस पर सेडिशन लगा था 2017 का, उसमें ना सिर्फ मेरे साथ में पुलिस ने मारपीट की, बल्कि पुलिस ने बाहर से बीजेपी के लोगों को बुलाकर उससे मेरे साथ में मारपीट कराई थी, मुझे गालियां दिलाई थी। और जब मैं जेल में, मुझे आतंकवादी तक कहा गया था, और आतंकवादी मुझे ही नहीं, दलित समाज से आने वाले प्रशांत कनौजिया को जब लखनऊ पुलिस ने 2020 में दिल्ली से अरेस्ट किया और अरेस्ट करके लखनऊ ले गई, और लखनऊ में जब अदालत में पेश किया तो जज भी प्रशांत कनौजिया को देखकर ये कहते हैं कि क्या बात है, क्यों इसके चारों तरफ इतनी पुलिस लगाई हुई है, किसी आतंकवादी को पकड़ के लाए हो क्या? ये जज साहब के बोल थे, ये जज के बोल थे। और इसी तरीके से मुझसे भी जब मैं जेल से 2017 में रिलीज हो रहा था, तो रिलीज होते वक्त मैं शबे बारात की रोज था, उसी में रमजान से था, रमजान से था। तो जब जेल से रिलीज हो रहा था तो इफ्तारी का वक्त हो चुका था, इफ्तारी का ऐलान हो चुका था, मुझे इफ्तार करना था, मुझे पानी पीना था, मुझे रोजा इफ्तार करने के लिए पानी लेना था। मैंने एक पुलिस वाले से कहा कि मैं रोजे से हूँ, मुझे पानी चाहिए, तो पुलिस वाला कहता है कि रोजा रख के आतंकवादी बनेगा, ओसामा बिन लादेन बनेगा। मैं उसका नाम नोट करके तो लाया था पुलिसकर्मी का, लेकिन वो उसका ट्रांसफर हो गया। अच्छा। हमको शुरू से लेकर आखिर तक मारपीट का सामना करना पड़ता है, गाली गलौज का सामना करना पड़ता है। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? मैं दूसरों के लिए तो यही कर रहा हूँ कि कहीं भी मैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि पुलिस किसी पर जुल्म ना करे। अगर किसी पर जुल्म हुआ है तो वो मुझे तुरंत फौरन जो है मुझे मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ कि अगर मुझे कहीं से फोन कॉल आते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा मामला हुआ है, प्लीज आप इसे उठाइए, तो मैं उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट या पोस्ट नहीं करता हूँ। मैं सबसे पहले लंदन की मीडिया से को कॉल लगाता हूँ, टेलीग्राफ के जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी वर्ल्ड के जर्नलिस्ट हैं, अल जजीरा के हैं, टीआरटी वर्ल्ड के हैं, और मैं साइलेंट रूप से जो भी मुझसे हो सकता है मैं उनको मदद पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जो भी विदेशी मीडिया में न्यूज आ जाता है उसमें मैंने पाया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंसाफ मिलते हुए मैंने पाया है, अगर वो वहाँ तो विदेशी प्रेशर मीडिया में बन जाता है ना न्यूज आ बाहर जाता से। है। जैसे कि मैं हाँ, जैसे कि लव जिहाद का एक कानून बना 2020 के अक्टूबर में, और एक हिंदू लड़की थी पिंकी और मुस्लिम लड़का राशिद, मुरादाबाद के रहने वाले थे, दोनों ने देहरादून में शादी की। और शादी कब की? इस कानून के बनने से लगभग 8 महीने पहले, यानी कानून बना अक्टूबर में, उन्होंने शादी किया था फरवरी में, जिसके उनके पास डॉक्यूमेंट हैं। लेकिन जैसे ही कानून लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने
सबसे पहले गिरफ्तारी उस कपल की कराई और उसके पेट में 5 महीने का बच्चा था, उसका भी मिसकैरेज पुलिस ने करा दिया। उनको दोनों को जेल में रखा। उसके लड़के की माँ से का मेरे पास में कॉल आया। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी पीड़ित ऐसा ना रह जाए जिससे मेरा कॉन्टैक्ट ना हो। मैं उसको हर तरीके से, अगर लीगल हेल्प की ज़रूरत है तो वो दूँगा। अगर अगर हमें लगता है कि मीडिया में आने से इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है तो उसको मीडिया में लाऊँगा। ऐसे ही वो लव जिहाद के केसेज़ में जो 2 पिंकी और राशिद जेल गए थे, उनकी माँ का मेरे पास में कॉल आया था और उन्होंने हमें कुछ रिकॉर्डिंग भेजे थे जिसमें उन्होंने उनको अधिकारी धमका रहे थे कि उसको उनको गिरफ्तार करवाओ, गिरफ्तार करवाओ। फिर हमने कुछ पैसे उस मामले में खर्च किए हमने अपने पास से, कुछ पुलिस वालों को पैसे दिए और उस लड़की के पास में एक फ़ोन पहुँचाया और मोबाइल पहुँचाया। हालाँकि ये अगर हम पकड़े जाते तो हम इसमें जेल जा सकते थे क्योंकि ये इल्लीगल था। इलीगल था। लेकिन लेकिन हमें बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। कुछ रुपए देकर पुलिस वालों को उस लड़की के पास में फ़ोन पहुँचाया और उस लड़की ने उस मोबाइल से अपनी सास को यानी कि राशिद की माँ को कॉल किया और उसने उसमें सारी बात बताई कि मम्मी मुझे जेल में यहाँ पर लेडीज़ पुलिस वाली आती है और मुझे रोज़ जो है यहाँ पर इंजेक्शन दिया जा रहा है जिससे मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को ये मार रहे हैं, मेरे बच्चे को ये गिरा रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग सीधा हम उसको ऑन कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। जब वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आ जाती है तो मैं उसको टेलीग्राफ पे जर्नलिस्ट को भेजता हूँ। वो स्टोरी टेलीग्राफ में पब्लिश होती है तो हिंदुस्तान का मीडिया जो टेलीग्राफ का जर्नलिस्ट था जिसने वो स्टोरी की थी उस पर टूट पड़ता है कि ये फेक न्यूज़ फैला रहा है, ये फेक न्यूज़ फैला रहा है। लेकिन उसी रिपोर्ट्स के आधार पर उस लड़की को पुलिस रातों-रात जो है रिलीज़ कर देती है और जब उसकी डॉक्टरी का मुद्दा उठाया जाता है कि डॉक्टरी कराई जाए, अगर वो लड़की का मिसकैरेज किया गया है तो पुलिस पर कार्रवाई की जाए और अगर नहीं हुआ है तो टेलीग्राफ के जर्नलिस्ट और टेलीग्राफ पर जो है कार्रवाई की जाए। लेकिन लड़की के जब डॉक्टरी कराई जाती है, मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उसमें यही होता है कि इस दिनों जिन दिनों ये जेल में बंद थी उन दिनों पुलिस ने इसका मिसकैरेज कराया है। ओह माय गॉड! ये तो मतलब ऐसी स्टोरीज हैं जो हॉरर फिल्मों की कहानियां हैं और ये रियलिटी में हमारी अपने ही लोगों के साथ हो रहा है, इंडियंस के साथ हो रहा है। दिस इज टेरेबल। जी। आप हम जितनी एक शायर ने कहा था कि मैं राह का चिराग हूँ कोई सूरज तो नहीं, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूँ मैं। मैडम मेरे बाप एक ट्रक ड्राइवर थे। एक ट्रक ड्राइवर थे और वो अपने ड्यूटी को अंजाम देते हुए, आप समझते ही हैं कि ट्रक ड्राइवर की ना कोई इज्जत होती है और ना उसकी कोई इनकम होती है। 8, 7, 10,000 रुपए उसको महीने के मिलते हैं और उसी में वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। मेरी फैमिली मुझे पढ़ाना नहीं चाहती थी। मेरे घर में मेरे अलावा सभी अनपढ़ है। अगर आप उन कॉल करने लगे तो वो ये भी नहीं पता लगा पाएंगे कि किसका कॉल आ रहा है या किसके नाम से ये नंबर सेव है। लेकिन मैं ऐसी फैमिली से जो मुझे पढ़ाना नहीं चाहती थी, मैं भाग के निकला। मैं घर की दीवार कूद के इस जंगल के रास्ते होता हुआ उस स्कूल में जाता था जहाँ पर चाचा के बेटे स्कूल में जाते थे क्योंकि मुझे अच्छे लगते थे। वो अपने जब बैग और टाई और कोट पैंट पहनकर स्कूल जाते थे तो मैं उनको खड़ा होकर देखता था और मेरे घर वाले मुझको मदरसे की तरफ देखते थे। और वो उस स्कूल में जाते थे जहाँ पर वो अंग्रेजी भी सीख रहे थे, जहाँ पर वो हिंदी भी सीख रहे थे, जहाँ पर कुरान भी सीख रहे थे, जहाँ पर उर्दू भी सीख रहे थे। तो मुझे वो स्कूल अच्छा लग रहा था, मदरसा ही था। और जबरदस्ती जब मैं उस स्कूल में जाने लगा तो मुझको स्कूल के प्रिंसिपल ने, स्कूल के मैनेजर ने मेरा फ्री में एडमिशन कराया और अपनी तरफ से 1 साल की फीस भी भरी और मुझे कोर्स भी दिया और मुझे बैग भी दिया। और फिर मेरा पढ़ाई का सिलसिला यूँ चलता रहा कि कभी किसी टीचर ने मेरी फीस भरी, कभी किसी टीचर ने मेरी फीस भरी और कभी किसी ने कोर्स दिला दिया। इस तरीके से चलता रहा। 2010 में मैं हाई स्कूल के मैंने पास ही किया था कि खबर आई कि पापा का एक रोड एक्सीडेंट में वो बैंगलोर में इंतकाल हो गया है। अब उनकी डेड बॉडी को जो यूपी लाना था उसके लिए भी कम से कम जो है 2-3 लाख रुपए लगता है क्योंकि बैंगलोर से बाई फ्लाइट ही आ सकता है। जैसे तैसे कर्ज करके वो हम फ्लाइट से उनकी जो है डेड बॉडी को यहाँ पे लाए। जब बॉडी को लाए तो कंपनी की, जिस कंपनी की वो गाड़ी चला रहे थे उसकी खबर, उसकी तरफ से एक कॉल आता है कि हम उनको मुआवजा देंगे लेकिन अदालत के द्वारा। अब अदालत के द्वारा जो है हमें उनसे केस लड़ना था, फाइनेंस कंपनी से केस लड़ना था हमको मुआवजा पाने के लिए। तो मैंने जो ये एक्टिविज़्म सीखा, मैं ये वो बात मैंने कहाँ से सीखी मैं वो बताना आपको चाह रहा हूँ। एक्टिविज़्म में मैंने कदम कहाँ से रखा। तो मैं ब्लॉक में, जो एक ब्लॉक होता है अपने एरिया का, वहाँ पर बीडीओ के पास अपने पापा का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाता हूँ। मतलब हमारे पापा की डेथ हो चुका है, उनको दफनाया भी जा चुका है, वो कब्र में हैं, पूरा इलाका शरीक हुआ, सभी को मालूम है। लेकिन
उसने जो बीडीओ था, जो ब्लॉक का अधिकारी था, उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि हाँ, कि आपके पिता की डेथ हुई है और मुझे डेथ सर्टिफिकेट बनाकर नहीं दिया। वो नहीं। मैं सीधा-सीधा समझ रहा था कि इसको पैसे की ज़रूरत है, ये पैसे माँगना चाह रहा है। मैंने शुरू में उसको 5-10 हज़ार रुपए का ऑफ़र भी दिया, लेकिन वो उससे ज़्यादा माँगना चाह रहा था, जो कि हमारा बिल्कुल बजट से बाहर था। उससे 1 रुपया भी हम फालतू नहीं ले सकते थे। फिर मैंने देखा कि जैसे-तैसे करके डीएम को कॉल लगाया कि शायद डीएम इस मामले में हमारी मदद कर सकता है। डीएम को जब कॉल लगाया, डीएम ने अधिकारी से बात किया और कहा कि डेथ सर्टिफिकेट बना कर दीजिए। तो वो डीएम को भी कह देता है कि सर, कानून में ये है कि डेथ सर्टिफिकेट जब तक नहीं बना सकते हैं आप, जब तक के पोस्टमार्टम की ओरिजिनल फोटोकॉपी आपको ना मिल जाए। जबकि ओरिजिनल फोटोकॉपी हमारे पास थी नहीं, वो हम कोर्ट में जमा कर चुके थे और वो कोर्ट हमें हुँ, नहीं सौंप रही थी। और अदालत की तरफ से हमारे हमारे को 1 ही दिन का वक़्त मिला था कि शाम के 5 बजे तक मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट में ला दीजिए, तुरंत आपको मुआवज़ा दे देंगे। मैं काफ़ी परेशान था, रोया भी था, भूखा था, प्यासा था, माँ इद्दत में थी, गिड़गिड़ाता रहा, उससे कहता रहा कि साहब बना दीजिए, लेकिन वो नहीं बनाता है। फिर किसी को मालूम चल जाता है कि कैसे परेशान है, कि इसलिए परेशान है कि डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है तो अदालत के थ्रू जो है हमें बहुत जल्द जो है मुआवज़ा मिल सकता है, जिससे हमने जो उनकी डेड बॉडी को ईओपी मंगाने में जो खर्च आया था, उसका हम कर्ज हुँ, उतार उतार सकते हैं। सके, हाँ। तो उस आदमी को जब पता चलता है तो वो एक मंत्री को कॉल लगाता है और वो मंत्री से इस चीज़ की शिकायत करता है। मंत्री तुरंत अधिकारी को कॉल करता है, वो पंखे के नीचे अधिकारी काँप जाता है, पसीने से हुँ, तर-बतर हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि शायद कि लीडर बनने में ही लीडर बन के आप बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। क्या तो मैं उस अधिकारी को 10,000 रुपए देने के लिए भी तैयार था, लेकिन के एक मंत्री के कॉल पर वो अधिकारी खुद सही तुरंत जो बात है है। नाच पड़ा उसके कॉल के सामने हुँ, और आज मुझे तुरंत जो है उसने 5 मिनट में डेथ सर्टिफिकेट बिना कुछ लिए तुरंत बना के दे दिया। हुँ, उसी के बाद एक रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित संदीप कुमार पांडे, जो हुँ, कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं, उनको सरकार ने आतंकवाद के केस में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था, क्योंकि वो मुस्लिमों की मदद करते थे। जो काम आज मैं कर रहा हूँ, वही काम मुस्लिमों के लिए वो करते थे। सबसे पहला मैंने प्रोटेस्ट का जो लफ्ज़ जो मैंने जाना, जो समझा, वो उन्हीं की रिहाई के लिए जो दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था। मुझसे किसी ने कहा, मैं दिल्ली गया हुआ था किसी काम के, से कि आइए प्रोटेस्ट में चलते हैं। तो 2014 में सबसे पहले मैं उस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहा था और वहीं से मैं हर प्रोटेस्ट का फिर हिस्सा बनता चला गया और बहुत कुछ जो है जो देखा, जो गुज़री है मुझ पर, उनको परख-परख कर मैं जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि वकील को फीस देने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं रहते हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको कि मेरी 12 जुलाई को मुझे कोर्ट में आपत्ति दाखिल करनी है कि क्यों मुझे आप जिला-बदर कर रहे हैं। हुँ, अब वकील ने कहा मुझसे कि आपको फीस दिलानी है अपनी। अब हुँ, मैं उसको अभी उसी टेंशन में हूँ कि फीस कहाँ से दूँगा। जैसे मुझ पर 2017 में सेडिशन केस चल रहा है, हुँ, उसमें भी मुझ पर वकील के कॉल आते रहते हैं कि जो है कि फीस दीजिए, आप जो है डेट पे तो आ नहीं रहे हैं, आप फीस भी नहीं दे रहे हैं। हुँ। लेकिन कितनी उसके फीस बाद चार्ज भी करते अगर हैं ये मेरे लोग? पास अगर किसी ऐसे व्यक्ति का कॉल आ जी, कितने फीस चार्ज करते हैं ये लोग? सॉरी? कितनी फीस चार्ज करते हैं ये ये लोग? समझिए हर हर डेट पे कम से कम ₹1000 ये लेते हैं। लेकिन मेरा मकसद आपसे बताने का ये नहीं है कि मैं नहीं, मैं अपने आप को समझ रही हूँ पीड़ित मैं समझ रही हूँ हालात, कोई मैं बात ये नहीं कोशिश है। कर रहा हूँ मैं कि हुँ, सरकार मुस्लिम युवकों को इस तरीके से तोड़ती है कि उनका जो जिस उम्र में उनको कॉपी, कलम, पेंसिल खरीदना है, उस वक़्त वो अपने वकील की फीस भरते अपना वो पैसा उसमें उधर खर्च कर। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ और एग्ज़ाम्पल ज़्यादा पुराना नहीं है, इसी हफ्ते का है कि हुँ, हुँ, बशीर अहमद जम्मू-कश्मीर का एक 33 साल का लड़का था हुँ, और वो 2010 में उसको एक कंपनी ने जॉब दिया। आईटी कंपनी ने उसको एक जॉब दिया और जब वो उसमें जॉब पा लेता है तो कंपनी उसको कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए 2010 में गुजरात के अहमदाबाद में भेज देती है कि वहां के एक हॉस्टल में हमारी कंपनी कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रही है और आप भी उसका हिस्सा बनिए, वहां से ट्रेनिंग लेकर आइए। वो लड़का 15 दिन की ट्रेनिंग लेने के लिए वो एक लड़का वो था, एक लड़का और भी था उसके साथ में, बशीर के साथ में एक लड़का और भी था, लेकिन वो किस्मत से ये था कि वो मुसलमान तो था लेकिन कश्मीरी नहीं था। उन दोनों को पुलिस वो 15 दिन के टूर पर थे, कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोर्स करने के लिए वहाँ पर गए थे, हॉस्टल में थे। एटीएस आती है और एटीएस उनको गिरफ्तार करके उस पर आरोप लगाती है कि आप पेप्सी बॉम्बर हैं,
आप पेप्सी के द्वारा बम ब्लास्ट करने का हाँ, ये प्लान बना मैंने रहे हैं, सुना था, पेप्सी बम का वाक़या हुआ था। उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और अभी हाल ही में उसको अदालत ने 10 साल बाद बरी किया है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो 10 साल, उस 10 साल में उसको कंपनी को जो मिली एक की सैलरी से भी आप जोड़ते हैं तो 10 साल में कम से कम करोड़ों रुपए बैठता है, 1 करोड़ से भी ऊपर बैठ जाता है। तो यानी वो नहीं, 1 वो करोड़ ये रुपए तो इन 10 है कि साल वो में कमा तो नहीं मुसलमान पाया। नौजवान का फ्यूचर खत्म कर दो, ये तो आरएसएस का बहुत ही ओपन एजेंडा है, और वो उस पे बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में काम कर रहे हैं। मगर इतने सारे वाकयात जितने आपने कहे उतनी नहीं थी हमारे पास डिटेल। अभी आप कोई एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं या अपनी एनजीओ बनाई है? क्या आप और किस तरह का सपोर्ट आपको एनआरआई दे सकते हैं? इन दोनों सवालों के जवाब आप हमें साथ ही दे दें। मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ कि जिसने कभी सोशल मीडिया पर हम्म। ट्वीट या फेसबुक पोस्ट में ये नहीं कहा कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कर दूं। उसको सपोर्ट तो मिलता है, हम्म। लेकिन वो साइलेंट रूप से मिलता है। वो साउथ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। और मैं थोड़ा खुल के एक्टिविटी इसलिए भी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के पास में अच्छे वकील हैं, वो मुझे बचा लेंगे। अगर मैं जेल जाता हूँ तो वो मुझे बचा लेंगे। बाकी मेरी हैसियत इतनी भी नहीं है कि अगर मुझे अपने ही बल पर अपने ही वकील से अगर जमानत करानी पड़े, अगर मुझको इंडिविजुअल तरीके से अपनी जमानत करानी पड़े तो मैं जमानत नहीं ले पाऊंगा। हम्म। पहले तक था, हम्म। लगभग वो 2 बार मैं जेल से जो रिलीज हुआ हूँ वो अपने ही पास से घर वालों ने कर लिया, लेकिन घर वालों ने भी अब हाथ खड़े कर दिए कि हाँ, अगर एक्टिविज्म करना है, अगर आप लोगों की सेवा करनी है तो अपने पर करना, इंडिविजुअल तरीके से करना, अब हम कोई सपोर्ट नहीं नहीं दे करेंगे। पाएंगे। तो मैं अभी घर में कौन कौन एनसीएचआरओ है? ऑर्गेनाइजेशन, नहीं नहीं, घर में कंटिन्यू माँ करो, है कंटिन्यू और 4 करो। अच्छा, 4 हाँ, भाई माशाल्लाह। एनसीएचआरओ एनसीएचआरओ एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। 2 ऑर्गेनाइजेशन जिनको मैं हिंदुस्तान में बहुत ही सम्मान देता हूँ, जिनको मैं देखता हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे एक हुँ, रिहाई मंच का शायद आपने नाम सुना हुँ, हो। हुँ, वो हुँ, लखनऊ से ऑर्गेनाइजेशन चलती है और शाहिद आजमी जो एडवोकेट थे वो रिहाई मंच के ही हुँ, एडवोकेट थे। और रिहाई मंच ने जो आतंकवाद के नाम पर जो मुस्लिम जेलों में गिरफ्तार होकर रखे रखे जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, वो उन केसेस पर फोकस करती है जिनमें मुस्लिमों को आतंकवाद के नाम पर जेलों में डाला हुँ, गया है, वो उनको रिहा करने का काम करती है। और एनसीएचआरओ हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सिद्दीक कप्पन जर्नलिस्ट, जो केरल के जर्नलिस्ट हुँ, थे और वो हुँ, हाथरस कांड में गिरफ्तार हुए, वो भी हमारी एनसीएचआरओ का ही पार्ट है। ओके। और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सिद्दीक कप्पन और हम एक साथ ही रहते हैं। हुँ, हालाँकि मैं इस बात को सोशल मीडिया पर इसलिए नहीं बोल पाया, हाँ, इसलिए नहीं लिख मत पाया, मत क्योंकि ये मुझको भी जो है उठा लेंगे और जो मैं थोड़ा बहुत काम को अंजाम दे रहा हूँ, वो नहीं दे पाऊँगा। हुँ, और बाकी मेरा फाइनेंशियली जो चलता है, वो फिर भी परिवार मना तो करता है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा फिर भी वो, करते क्योंकि हैं। अगर किसी का हाथ टूट जाता है, तो वो उसको काट के नहीं फेंकता है, सही उसको अपने सही गले में बात है। लटकाना ही पड़ता है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो घर वालों की नज़रों में तो हम नाकारा होते हैं, लेकिन घर वाले फिर भी उसके बाद भी वो नहीं, हमको नहीं, साइलेंट नकारा और नहीं होते हैं, पर हाँ, उनकी भी अपने डर हैं, उनके भी अपने उनके डर हैं। ज़िंदगियाँ हैं, उनकी अपनी फैमिलीज़ हैं, तो ज़ाहिर है कि क्योंकि आप अमेरिका में रहते हैं हुँ, और इसलिए मैं आपसे ये गुज़ारिश कर रहा हूँ, या अगर रिकॉर्डिंग चल रही है तो ये भी दूसरे लोगों के सामने भी जाएगी, हुँ, अच्छी बात है। मैं अपना यूट्यूब चैनल खड़ा करना चाहता हूँ, हुँ, क्योंकि मैं जर्नलिज़्म का स्टूडेंट भी हूँ और जर्नलिज़्म मेरा इस ईयर कंप्लीट हो रहा है। हुँ, और मुझे इस यूट्यूब चैनल जो मैंने जो शुरू तो कर दिया है, हुँ, और अब जो मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, मेरे पास जो लाइट है वो भी अपने चैनल के लिए खरीदी हुई है। जो हुँ, मेरे पास ट्राइपॉड है वो भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए मैंने खरीदी है। मतलब हुँ, धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा मैं कलेक्ट पहले पैसे का कलेक्शन करके और धीरे-धीरे छोटा-मोटा सामान लाकर जो है कोशिश कर रहा हूँ हुँ, कि मैं एक अच्छे से अपना यूट्यूब चैनल खड़ा होकर कर पाऊँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसमें आपसे गुज़ारिश है कि इसमें मेरी मदद ज़रूर कीजिएगा और मैं बिल्कुल, अच्छे से अपने चैनल को चलाना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि करूँगी। उससे मुझे 2 चीज़ फ़ायदा होगा कि एक तो मैं जिन लोगों को मीडिया नहीं दिखाती है, मैं हुँ, उनको दिखाऊँगा। सही। और दूसरा ये कि मैं खुद भी फाइनेंशियली होऊँगा और जो मुझे यूट्यूब चैनल से जो पैसा आने वाला होगा, उससे मैं ऐसे लोगों को मदद पहुँचाऊँगा
जो मुझे इस नज़र से देखते हैं कि ज़ाकिर बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके थ्रू जो है हुँ, मदद मिल हुँ, सकती है। हुँ, तो हुँ, उनको मैं किसी ओर से मदद, क्योंकि मैं बहुत मायूस हो जाता हूँ जब वो खुद मुझे मदद के लिए फ़ोन करते हैं और मैं उनसे कह देता हूँ कि मैं तो खुद आपके जैसा हूँ। वो बात एक अलग है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो हुँ। मैं खुद मायूस हो जाता हूँ लोगों को मायूस नहीं, नहीं, होकर, तो मायूस मैं होने की समझ ज़रूरत नहीं है। कि दे विल डैमेज यू। अब मैं समझ नहीं पाया कि ये क्यों बोल रहा है ऐसा, कि भाई क्या हुआ? तो हुँ, वो कहता है कि मेरे पास इनपुट्स हैं हुँ। और लखनऊ से हैं, यूपी पुलिस के हेडक्वार्टर से हैं, कि एक लिस्ट है जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस चुनाव से पहले-पहले जेल में डालने की कोशिश कर रही है, और हुँ। उस लिस्ट में मुझे आपके भी नाम का पता चला। ओह माय गॉड! और आपका आखिरी कमेंट क्या होगा बिफोर वी गो? आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी आवाम से, अपने लोगों से, उन तमाम लोगों से जो आपकी तरह जेलों में हैं और उन तमाम लोगों से जिनसे आप आउटसाइड इंडिया बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं उनके सामने, जो ऑर्गेनाइज़ेशन काम करती हैं? देखिए जो जेलों में सरकार के ज़ुल्म का शिकार होकर रहे हैं, सरकार ने उनको 20-20, 22-22 और दुर्भाग्यपूर्ण के मतलब 23 सालों तक उनको गिरफ्तार करके जेल में रहा। ना किसी पत्रकार को बख्शा गया, ना किसी फ़िल्मी एक्टर को बख्शा गया, ना हुँ। किसी शायर को बख्शा गया, ना किसी हुँ, कवि हुँ, को हुँ, बख्शा हुँ, गया। हुँ, सिर्फ़ इन्होंने उसको वही शिकार उसके साथ में उसी तरीके से शिकार खेला कि जिस तरह से एक इंसान जो है किसी जानवर के साथ में खेलता है। हर आलोचक को इन्होंने कुचलने की कोशिश की, हर हुँ, कलमकार की कलम का सर कलम करने की इन्होंने कोशिश की, और ये डराने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि इनके जो काले चिट्ठे हैं, जो ये लोगों पर ज़ुल्म कर रहे हैं, उनको कोई उनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिस देश की सड़कें सुनसान हो जाती हैं, उस देश की संसद आवारा हो जाती है। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने प्रोटेस्ट जारी रखें, अपने हर प्रदर्शन को जारी रखें, सरकार के खिलाफ लिखना, बोलना, उसकी आलोचना करना बंद ना करें, हुँ, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि ज़ुल्म तो हिंदुस्तान में हो रहा है, यहाँ का संघतंत्र कर रहा है, लेकिन इसको भी आप देख सकते हैं कि हो सकता हो कि शायद ये बहुत कम हो रहा हो। अगर आप खामोश रहते, या अगर आप इससे ज़्यादा और खामोश हो जाएँगे तो शायद और ज़्यादा ज़ुल्म बढ़ जाए। तो हुँ, ये हमारे और आपके बोलने की ही वजह है, हमारे और आपकी सरकार से टकराने की ही वजह है, की वजह से अभी भी यहाँ पर हालात काबू में हैं। अगर हम लोग इस सर से डर कर बैठ जाएँगे, इनकी जो मंशा है, इनके यही है कि किसी को डराने से डाला जाए और वोट क्या आएगा। कुछ लोग ऐसा हुए भी कि वो जेल गए तो डर कर आ गए। हुँ, सरकार को लगा कि हमारा ये मंसूबा कामयाब हो रहा है, इसलिए वो एफआईआर दर्ज करते जा रहे हैं और गिरफ्तार किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं-कहीं पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने इसलिए भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर किसी को हम जेल में भेज रहे हैं, तो वो डर नहीं रहा है, बल्कि हमें और अच्छे तरीके से डरा रहा है। तो जेल में जाएँ, जेल से रिलीज़ होकर आएँ, लोगों की आवाज़ को उठाना बंद ना करें, हुँ। उनके हक की आवाज़ को उठाना बंद ना करें। एक दिन इंशाअल्लाह अपनी भी ज़िंदगी में सूरज निकलेगा। एक दिन यहाँ भी जो है सूरज निकलेगा और हालात अच्छे होंगे, और वो हालात अच्छे जो होंगे, वो हालात के अच्छे बनाने होंगे, हमें खुद को बनाने होंगे। अगर हम डर गए, तो हालात बिगड़ गए। बिल्कुल, बिल्कुल, शुक्रिया। बिल्कुल, नहीं बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम ज़ाकिर। हाँ, हम ज़ाकिर अली त्यागी से अपने गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म करते हैं। साइनिंग ऑफ रज़िया मशकूर फ्रॉम बीडीसी टीवी वतन की बात हम वतनों के साथ एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारा काम कैसा है और आपको आप तक हम ईमानदारी से खबरें पहुंचा रहे हैं, चीज़ें पहुंचा रहे हैं या नहीं। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।